हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं। आपको याद करवाएंगे, इसी एक वीडियो में पूरा याद भी करवा देंगे। बस 2 मिनट के लिए बने रहेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट किया है मैंने, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण जो टॉपिक मैंने कवर किया है। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। ये सवाल आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा 1 नंबर आपका इस प्रश्न से। या पूछ सकता है अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र या तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि माइक्रो, जैसे माइक्रो। अब देखिए, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दें, यहाँ पे जो सूक्ष्म लिखा है, सूक्ष्म मतलब आप सभी समझते होंगे छोटा, व्यष्टि का मतलब क्या होता है, छोटा। अब यहाँ पे दोस्तों पहले जो सीम आता था वो काफ़ी जो बड़ा सिम आता था, ठीक है। जो सिम आता था वो काफ़ी बड़ा होता था सिम। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, इसके बाद जो ये सिम जो है कहीं न कहीं और छोटा होता चला गया। अब आने लगा माइक्रो सिम आने लगा, ठीक है। अब कैसा आने लगा, अब माइक्रो सिम आने लगा। अब मोबाइल में जो है छोटा सिम लगने लगा, तो क्या हो गया, इस बड़े को त्याग करके एक छोटा सिम आ गया है। तो उसे क्या कहेंगे, इसे माइक्रो कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे सूक्ष्म कहेंगे, ठीक है। और इसी को व्यष्टि भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, ऐसा अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आंसर कैसे लिखेंगे, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में कैसे लिखेंगे। अपनी भाषा में तो समझ गए कि व्यष्टि या सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में छोटा का मतलब क्या, समझने की कोशिश करते हैं। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। यानी पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर ये हो जाता है कि अगर हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो कैसा होगा अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन होगा, ठीक है। संयुक्त नहीं होगा। यहाँ पे कैसा अध्ययन होगा, व्यक्तिगत मतलब कि एक व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ, जैसे एक फर्म है, ठीक है, एक उद्योग होता है, एक वस्तु है, एक बाजार है, आय के बारे में, उत्पादन के बारे में, अगर इनके बारे में अध्ययन किया जाए तो ये व्यक्तिगत हो जाएगा और ये सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो अगर ये एक फर्म की बात किया जाए, एक उद्योग की बात किया जाए, एक वस्तु की बात किया जाए, बाजार की, एक छोटे से बाजार की बात किया जाए, आय की बात किया जाए, उत्पादन की बात किया जाए, तो ये जो इनका अध्ययन करते हैं, इनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। आदि की आर्थिक जो इकाई होती है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सा वर्ड में अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, इसके अंतर्गत हम एक फर्म, एक छोटा सा जो फर्म होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, एक छोटा सा उद्योग जो होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, एक वस्तु होती है उसके बारे में अध्ययन करता है, जो बाजार होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, आय के बारे में अध्ययन किया जाता है, उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि सूक्ष्म जो है जो अर्थशास्त्र होता है, इसमें जो है इन सबको हम अध्ययन करते हैं। तो सवाल ये है कि जो बड़ा होता है, बड़ा का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें अंतर क्या होता है। अब अगर बात करें, जैसे मान लो कि बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी किसी एक व्यक्ति की समस्या है, क्या बेरोजगारी किसी एक व्यक्ति की समस्या है, क्या गरीबी किसी एक व्यक्ति की समस्या है, या पूरे भारत की समस्या है। आपका जवाब होगा कि जो गरीबी है वो पूरे भारत की समस्या है, जो बेरोजगारी है पूरे भारत की समस्या है। तो किस में अध्ययन करेंगे हम, समष्टि में अध्ययन करेंगे। किस में अध्ययन करेंगे, समष्टि में अध्ययन करेंगे। जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, जिसे हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर हम एक उद्योग के अध्ययन करें तो इसे हम कहाँ अध्ययन करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। आई होप दोस्तों आपको 1 किलो पॉइंट हो चुका होगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए इसको। किसी प्रकार से आपको इसको समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2024 में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करेंगे कि पूछ क्या रहा है। अर्थव्यवस्था लिखा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब देखिए सिंपल सी अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, धन का मतलब पूंजी, और व्यवस्था किसकी हो रही है, धन की हो रही है। किस स्तर पर हो रही है, केंद्र स्तर पर। केंद्र का मतलब एक देश के स्तर पर हो रही है। अगर जो हम अर्थव्यवस्था यानी एक देश के स्तर पर जो है अर्थव्यवस्था का हम लोग देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। जैसे हम भारत की अर्थव्यवस्था देख ले, चाइना की अर्थव्यवस्था देख ले, पाकिस्तान
की अर्थव्यवस्था देख लें तो इनमें अंतर क्या है, ठीक है। इनमें कहीं न कहीं कुछ अंतर दिखाई देगा। चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत उच्च लेवल की है, पाकिस्तान का बहुत घटिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए जो अर्थव्यवस्था है उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। हालांकि भारत के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। समझते हैं पहला पॉइंट, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत ही सिंपल तरीका समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लो जो नोट है, बहुत लोग के मन में आता है कि अगर भारत सरकार के द्वारा यानी आरबीआई जो है जो नोट छापती है, तो जब आरबीआई नोट छापती है तो क्यों ना नोट जो है इतना ज़्यादा छाप दे कि गरीबी दूर हो जाए। तो सवाल यहाँ पे ये है कि नोट कितना छापा जाए, कितनी मात्रा में छापा जाए, ये पहले तय होता है, निर्धारित होता है, तभी जो है नोट छपाई शुरू होती है। वही दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि हम वस्तु का उत्पादन कितना करें और कितनी मात्रा में करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ज़्यादा मात्रा में कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, जैसे मान लो एक चाट वाला कोई है, ठीक है, एक चाट वाला है, तो अब ये जो चाट वाला है अपने दुकान पे जो है ढेर सारी मात्रा में जो है चाट बना के रख दिया है। अब क्या होगा, जब ये चाट बना के रख दिया है तो इसका जो है बिकेगा नहीं, तो जब बिकेगा नहीं तो क्या होगा, खराब होगा। तो इसने जो इसमें पैसा लगाया, जो पूंजी लगाया, जो धन लगाया है, उसका घाटा होगा कि नहीं होगा, समस्या होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे सवाल यही आता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं होती हैं केंद्र स्तर पर, वो सबसे बड़ी ये होती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, कितनी मात्रा में किया जाए, ये दूसरा सवाल है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु का उत्पादन कितना किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इन वस्तुओं को उत्पादन कैसे किया जाए, ये भी एक समस्या है। भाई कैसे उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि जो है समस्याएं ना आए, तो ये बड़ी समस्या है। आगे देखिए, इनमें लिख सकते हैं इन वस्तुओं का उत्पादन जो है किसके लिए किया जाए, ये भी तो सवाल है। अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा है तो वो जो वस्तु बेच रहा है वो किसके लिए बेचेगा और कितनी मात्रा में बेचेगा, और जो है उसका उत्पादन कितना मात्रा में किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। क्योंकि सारे व्यक्ति एक ही वस्तु नहीं खरीदेंगे ना। आपके मन में सवाल होगा कि मानव के लिए, व्यक्तियों के लिए वस्तु वो बेचेगा, लेकिन सारे व्यक्ति एक ही वस्तु तो नहीं खरीदेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि सारे व्यक्ति एक ही वस्तु खरीदेंगे, या ऐसा जो है एक दुकानदार है जो है मान लो चाट बना रहा है वो, ठीक है, तो सारे व्यक्ति चाट ही नहीं खाएंगे, कोई चाउमीन खाएगा, कोई गोलगप्पा खाएगा, कोई जो है मोमोज खाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य वही है दोस्तों यहाँ पे कि जो वस्तु है उस किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए और कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को उत्पादन किया जाए तो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, क्वेश्चन मार्क है। अगर उत्पादन किया जाए तो किस वस्तु का किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा है कितनी मात्रा में किया जाए और कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम दोस्तों मैंने बनाया है। एक ही लाइन में आप समझ सकते हैं कि जो है क्या समस्याएं हो रही हैं केंद्र स्तर पर अर्थव्यवस्था में। किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए तो किस वस्तु का किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवसर लागत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। अवसर लागत क्या होता है, बारीकी समझने की कोशिश करिए। अवसर लागत क्या होता है? अवसर लागत एक अवसर की हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत होती है। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है सूर्या नाम का। सूर्या के पास मान लीजिए नौकरी के दो अवसर है। मान लीजिए उसकी नौकरी लग गई है, दो अवसर मिला है उसको। एक तो 30,000 की नौकरी लग रही है उसकी, एक 40,000 की नौकरी लग रही है। अब उसके पास दो अवसर हैं। अब सवाल ये है कि इसमें से कोई एक अवसर वो उठाएगा, उसका लाभ उठाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है कि अन्य अवसर का लाभ उठाने के लिए किसी एक अवसर का लाभ उठाएगा। अब चाहे ये वाला चाहे ये वाला, डिपेंड उस पर करेगा। लेकिन एक समझदार जो व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो क्या चुनेगा? 40,000 को चुनेगा। और जो व्यक्ति इस 40,000 को चुनेगा, जो व्यक्ति क्या जो मतलब यहाँ पे जो 40,000 है, जब इसको चुनेगा तो उसको कहीं कि एक जो अवसर है उसको जो है कहीं कि हानि के रूप में उसको जो है त्याग करना पड़ेगा। तो जो त्याग किया है ना, वही अवसर लागत होता है।
आई बात समझ में? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आर्थिक समस्या क्या है। बहुत बड़ी समस्या है भैया आर्थिक समस्या। जब कोरोना आया था तो हर घर की समस्या हो गई थी। कोरोना काल में हर घर की समस्या हो गई थी क्या? आर्थिक समस्या। भैया पैसे खत्म हो गए थे, पैसे ही नहीं थे, फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। भाई समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। ऐसे ही आर्थिक समस्या क्या है समझने की कोशिश करते हैं, इसके कारण क्या है आइए इसको डिटेल में समझते हैं। बहुत सटीक आंसर मैंने लिखा दोस्तों, आपको ऐसा आंसर मिलेगा नहीं, आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, हेडिंग डालेंगे आर्थिक समस्याएं और समझने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक समस्याएं क्या हैं। देखिए आर्थिक समस्या का मतलब क्या है, मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं? असीमित होती हैं। भाई देखिए हर इंसान कहीं न कहीं उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, अनलिमिटेड है। वो चाहता है कि मेरे पास कई सारे बंगले हो जाए, मेरे पास इतना ज़मीन हो जाए, मेरे पास इतने पैसे हो जाएं, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है दोस्तों, असीमित होता है। आपकी भी इच्छाएं होंगी, आपका इच्छाएं होगा, आपकी इच्छा यही होगा कि मुझे जो है 90+ अचीव हो जाए, मुझे 95% मिल जाए, मुझे इतना मिल जाए, मुझे इतना मिल जाए। भाई इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। पहला पॉइंट, मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, और संसाधन कैसे हैं? संसाधन सीमित हैं भैया, संसाधन सीमित हैं। आपको जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे मान लो आप ही सोच रहे होंगे मेरा जो है 90+ आ जाए, कोई सोच रहा है मेरा 95 आ जाए, कोई सोच रहा है मेरा 98% आ जाए। अरे भैया 100% से ऊपर तो जा नहीं सकते हैं ना, ये तो सीमित है ना, इसके ऊपर तो नहीं जा सकते हैं ना। ऐसे ही कोई भी संसाधन जो हमारे प्रकृति में मौजूद है वो सीमित है, लेकिन मानवीय जो इच्छाएँ हैं, जो उसकी आवश्यकताएँ हैं वो सीमित है। अब देखिए क्या होगा, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है, जिसकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब समस्याएं उत्पन्न होंगी तो इसी को आर्थिक समस्या के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। उदाहरण देखिए, एक परिवार की आय सीमित होती है, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक कोई परिवार है, उसकी जो आय है वो सीमित है। सीमित का मतलब मान लीजिए 50,000 उसकी सैलरी है, ठीक है, 50,000 मान लेते हैं एक परिवार की सैलरी है, इसकी सीमित है, मतलब 50,000 क्या है? सीमित है ना, अनलिमिटेड तो नहीं है ना कि असीमित होगी, सीमित है। ये तो क्लियर हो चुका। आगे देखिए, जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित है। भाई 50,000 सैलरी है, व्यक्ति की 50,000 सैलरी है परिवार की आय की, लेकिन इस व्यक्ति का जो इच्छा है, जो इसकी आवश्यकताएं हैं वो कैसी है? 50,000 से भी ज़्यादा हैं। अब सवाल होगा कि 50,000 से जब ज़्यादा होगा तो समस्याएं होगी कि नहीं होगी? भाई बिल्कुल होगा, समस्या बिल्कुल होगा। अतः परिवार अपनी सीमित आय से अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है, जिसकी समस्या सामने आती हैं, और जो समस्या सामने आएंगी तो यही समस्या क्या कहलाएगी? आर्थिक समस्या कहलाएगी, क्योंकि आर्थिक में एक शब्द छुपा हुआ है। ध्यान से बात को समझेंगे, आर्थिक में एक शब्द छुपा हुआ जिसका नाम है अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है धन। मैं उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे अर्थ छुपा हुआ है। अर्थ में देखिए, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, और धन का मतलब क्या होता है? पैसा, पूंजी। भैया जब पूंजी ही नहीं रहेगी तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आपकी 50,000 सैलरी है ना, 50,000 सैलरी है तो 50,000 में खर्चा करो ना भाई। 50,000 से ऊपर करोगे तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अरे जितना चादर है उतना पैर फैलाओ ना तो दिक्कत नहीं होगी। आपका चादर छोटा है और आप पाँव पूरा पसार रहे हैं तो भाई दिक्कत होगी ही दिक्कत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा। अब सवाल यहाँ पे कि आर्थिक समस्या के कारण क्या है? क्या कारण है? जो परिभाषा आप लिखे थे वही कारण निकलकर सामने आएगा। कारण क्या है कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं? मानव की असीमित आवश्यकताएं हैं। वो चाहता है मेरे पास बहुत सारी गाड़ी हो जाए, बहुत सारे बंगले हो जाएं, बहुत सारे पैसा हो जाए। आवश्यकताएं भाई बहुत अनलिमिटेड है इंसान की, और साधन क्या है? साधन सीमित होते हैं, तो समस्या आने ही आने कारण है इसका। संसाधन का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। देखिए संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या? जैसे मान लो जो वैकल्पिक प्रयोग, जैसे मान लो कोयला है, ठीक है, कोयला है,
अब इस कोयले का वैकल्पिक प्रयोग है, यानी इसको जो है कोयले को यूज किया जाता है बिजली उत्पादन में किया जाता है, अन्य जो है घरेलू कामों में किया जाता है। तो कहीं कि इसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, अनिवार्य रूप से हो रहा है, वैकल्पिक रूप से हो रहा है। तो कहीं न कहीं जब संसाधनों का प्रयोग हो रहा है तो संसाधन तो खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं, तो संसाधन खत्म होंगे। सिंपल सी बात ही है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और ये 100 रुपया खर्चा कर दोगे तो भैया खत्म नहीं होगा, खत्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि संसाधन आपके पास कितना है? सीमित है, 100 रुपये है। ठीक है, आगे देखिए। चयन की समस्या भी आर्थिक समस्या है। चयन की समस्या आर्थिक समस्या का मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं कुछ लोग होते हैं जो एक एक वस्तु का चयन करते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में गए, जब मार्केट में जाएंगे तो उनके सामने एक समस्या आ जाएगी, कौन सा सामान खरीदें। सब तो अच्छा लग रहा है, कौन सा खरीदें? चयन की समस्या आती है कि नहीं आती है? तो सवाल ये होता है कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये 1000 रुपये का है, ऐसा मन में सवाल आता है। फिर बात आती है कि यार ये तो ठीक नहीं है लेकिन ये 500 रुपये का यही ले लेते हैं। ये समझ में यार ये तो जो है कहीं कहीं जो है ये 900 रुपये का यही ले लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। तो आपका जो चयन करने की प्रॉब्लम है, एक ठू आप सस्ता देख रहे हैं, एक ठू आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है लेकिन वो महंगा है। तो भैया चयन करिए ना, अच्छे से चयन करिए, जितना पैसा उतना है चयन करिए ना। क्या दिक्कत है? समस्या होगी? नहीं होगी। लेकिन आपके पास 1000 रुपये है, आप कह रहे हो मुझे 1500 रुपये वाला जींस चाहिए, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? भैया बहुत बड़ी दिक्कत होगी, समझने की कोशिश करिए। आगे देखिए, संसाधनों का सतत विकास ना होना। सिंपल सी बात ये, जो संसाधन है जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये सतत विकास ये लिमिट में है। संसाधन जो सीमित में है, कहीं के खत्म हो जाएंगे। जो खत्म हो जाएंगे तो कहीं सतत होगा, ये सतत नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कोई वीडियो लंबा ना हो ताकि आप बोर भी ना हो, आपको समझ में आ जाए, तैयारी हो जाए। जितना पढ़ें समझ के पढ़ें, याद हो जाए, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।